ब्लड क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है? चलो समझो, जब हमारे सामने ब्लड आता है, ब्लड के बारे में बात आती है, तो ब्लड एक तरीके का टिश्यू होता है। टिश्यू की सीधी सी परिभाषा ये होती है कि टिश्यू हम उस चीज को बोलते हैं जिसमें कई सारी सेल्स आपस में कनेक्ट हो रही है। कई सारी सेल्स जब आपस में मिलकर एक फॉर्म बनाती हैं तो उसको हम टिश्यू का रूप देते हैं, टिश्यू का नाम देते हैं। क्योंकि सेल में कई सारी, उसमें ब्लड में कई सारी सेल्स क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। आप चाहे उसमें रेड ब्लड सेल्स देख लो, चाहे व्हाइट ब्लड सेल्स देख लो, चाहे प्लेटलेट देख लो, इसके अलावा उसमें प्लाज्मा भी होता है। जब ये कई सारी सेल्स आपस में मिल रही हैं, आपस में इकट्ठी हो रही हैं, तो फिर क्या बनता है? टिश्यू बनता है। ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कनेक्ट करता है ईच एंड एवरी ऑर्गन को। अब चूंकि ब्लड एक तरल पदार्थ है, शरीर में सब जगह जाता है, सब जगह अपना काम करता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक ऐसा टिश्यू है ब्लड जो क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है सभी ऑर्गन से। तो इसलिए ब्लड को क्या बोलते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। चलो नेक्स्ट नंबर देखते हैं, समझो। अब कुछ ब्लड के बेसिक से चीजें हैं, उनको समझो। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड में देखें कि ब्लड का इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, जिसमें प्लाज्मा का कंसिस्टेंस होता है और ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होती है। ब्लड एक तरीके का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें प्लाज्मा के साथ ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होती है। ये बेसिक सा उसका एकदम कॉन्सेप्ट। इसके अलावा अब ये कर क्या रहा है? इंट्रोडक्शन में अगर ब्लड का काम देखा जाए कि ये क्या काम कर रहा है, बेटा ना लिखो कुछ ना, कसम है तुम्हें सर की मरी हुई, कुछ मत लिखना, ठीक है? चलो, अब ये काम क्या कर रहा है? इट सर्कुलेट थ्रू आउट आवर बॉडी डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस सेल्स एंड टिश्यूज। सबसे पहले तो इसकी बात आ जाती है कि ये है क्या, तो बता दिया कि ये है। अब बोले इसका फंक्शन, तो इसका काम क्या होता है? ब्लड में प्रेजेंट होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में एक और तत्व प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट होता है? अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर एक और तत्व प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं आयरन। और आयरन रिएक्ट करता है किससे? ऑक्सीजन से। और उसी आयरन और ऑक्सीजन के रिएक्शन के फलस्वरूप जो ब्लड का कलर जो होता है ना, रेड ब्लड सेल्स का, वो रेड हो जाता है। इसलिए ब्लड का रंग कैसा होता है? रेड। क्योंकि आयरन जो ऑक्सीजन में प्रेजेंट है, जो आयरन जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, और आयरन प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट है आरबीसी की सरफेस पे, आरबीसी जो प्रेजेंट है ब्लड में, और ब्लड प्रेजेंट है बॉडी में। तो ब्लड का जो कलर हो जाता है वो इसी रिएक्शन की वजह से रेड है। रिएक्ट करके उस ऑक्सीजन को ले जाने का काम पूरे शरीर में ये करता है ब्लड। आरबीसी क्योंकि ब्लड में है तो वो पूरे बॉडी में फैलेगी और क्या करेगी? ऑक्सीजन को ईच एंड एवरी ऑर्गन्स तक लेके जाएगी। जिसको जरूरत होगी वो ऑक्सीजन ले लेगा, रिटर्न में कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, उसको कैरी करते हुए क्या हो जाएगा? उसको कैरी करते हुए ब्लड फिर वापस आएगा, वापस से फेफड़ों में छोड़ देगा, लंग्स में, तो ऑक्सीजन CO2 बाहर आ जाएगी, वो फिर से ऑक्सीजन ले लेगा, फिर से वापस जाएगा। बस यही ट्रांसपोर्टेशन का काम चल रहा है। सेम की बस यहाँ से तुम्हें भरती है, पहले तुम्हें अपने घर से भरती है, फिर यहाँ तक लेके आती है, यहाँ दिन भर पढ़वाती है, फिर वापस लेके जाती है और वापस छोड़ देती है। ऐसे ही ऑक्सीजन का काम चल रहा है। ऑक्सीजन को भर रहा है ब्लड और सारे ऑर्गन्स तक लेके जा रहा है, और फिर वापस लाके छोड़ दे रहा, दूसरी चीजों को लेके जा रहा, फिर वापस छोड़ दे रहा। यही काम चल रहा है CO2 और O2 का। लेकिन इसी के साथ ब्लड जा ही रहा है तो उसके साथ न्यूट्रिएंट्स को भी भेज देते हैं, खनिज पदार्थों को, अच्छे पदार्थों को, खनिज लवणों को भेज देते हैं इसी के साथ, क्योंकि ऑर्गन्स को उनकी भी जरूरत है। ये भी ब्लड में मिक्स होते हैं और ब्लड इनको भी लेके जाता है और क्या कर देता है? उनको प्रदान कर देता है ऑर्गन्स को, जिसको जिस खनिज लवण की जरूरत होती है। तो ब्लड ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट
न्यूट्रिएंट्स को भी कैरी करने का काम करता है और ये पूरा सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में। ये दो तरीके के मेन फंक्शन जो है ब्लड के वो ये कर रहे हैं, समझ गए। इसके अलावा इट मेक्स अप 8% ऑफ बॉडी वेट, मतलब अगर बात आती है कि शरीर में ब्लड कितना होता है, रक्त शरीर में टोटल कितना होता है, तो ये होता है 7 से 8%, 7 to 8% बॉडी वेट का। अगर किसी का मान लो वजन 100 किलो है, 100 केजी वजन है, तो उसका बॉडी वेट का 7% यानी 7 किलो रक्त, 7 केजी ब्लड जो है वो उसके शरीर में 7 से 8 केजी ब्लड होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा तो 5 लीटर का अंतर आएगा, इतना नहीं होगा, सिर्फ 7 से 8% ब्लड होगा बॉडी में, जितना वजन शरीर का है। तो ये सीधी सीधी सी बात, एक चीज और क्लियर हो जाती है कि यदि किसी का वजन कम है तो उसमें जाहिर सी बात है हीमोग्लोबिन कम होगा, क्योंकि उसमें है ही शरीर में पूरी सब जगह ब्लड ही थोड़ी प्रेजेंट होगा। किसी का वजन 30 किलो है तो ऐसा थोड़ी हो 25 किलो ब्लड है 5 किलो होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। उसकी बॉडी का 7% 8% इतना ही बस ब्लड प्रेजेंट होता है। तो बॉडी के अगर वेट को देखा जाए तो बॉडी के वेट का ब्लड कितना परसेंट होता है, तो 7 से 8% होता है। इसके अलावा इन एवरेज एडल्ट पासेस अराउंड 5 to 6 लीटर। अगर कोई एडल्ट व्यक्ति है तो अगर उसमें एवरेज ब्लड देखा जाए तो 5 से 6 लीटर ब्लड उसके शरीर में प्रेजेंट होगा। ये ऑन एन एवरेज है कि एवरेज 5 से 6 लीटर ब्लड जो होना है वो कंपलसरी है। यदि कोई अडल्ट है यानी 18 साल से ऊपर का है और स्वस्थ है तो फिर 5 से 6 लीटर ब्लड होना नॉर्मल है, ये नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो। फिर हम देखते हैं कि ब्लड सेल्स को, ब्लड सेल्स 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड। अब 3 तरीके की सेल्स जो होती हैं वो किसमें प्रेजेंट होती हैं, ब्लड में। सबसे पहली कौन सी सेल है, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। आरबीसी का साइंटिफिक नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट। ये बहुत याद रखना, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ये इधर का भूल जाना लेकिन उधर का बिल्कुल एकदम दिमाग में बिठा लेना। रेड ब्लड सेल जिसको जाना जाता है इरिथ्रोसाइट के नाम से। व्हाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसी इसको जाना जाता है ल्यूकोसाइट से, ल्यूकोसाइट के नाम से। और प्लेटलेट्स इसको जाना जाता है थ्रोम्बोसाइट से। आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन का काम करता है। डब्ल्यूबीसी ये डिफेंस सिस्टम का काम करता है। प्लेटलेट्स ये क्लॉटिंग का काम करता है। पता है ना आपको इनके फंक्शन, सेल्स के फंक्शन होते हैं। तो आरबीसी जिसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। समझ गए। तो ये 3 तरीके की सेल का फॉर्मेशन, 3 तरीके की सेल से फॉर्मेशन होता है ब्लड का। समझ गए। नेक्स्ट करो। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, ब्लड की प्रॉपर्टीज कैसी कैसी होती है और क्या क्या चीजें होती है। ब्लड की प्रॉपर्टीज में देखोगे तो एक तो उसका कलर, फिर आता है उसका वॉल्यूम, फिर आता है उसका रिएक्शन ऑफ पीएच, पीएच कितना होता है, रिएक्शन क्या होता है, फिर आती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, फिर आती है उसकी विस्कोसिटी। तो ये जो क्या होते हैं ये ब्लड के प्रॉपर्टीज होती है। चलो इसको डिटेल में भी समझेंगे। करो बेटा नेक्स्ट। सबसे पहले कलर, ब्लड का कलर कैसा होता है। ब्लड इज रेड इन कलर। ब्लड कैसा होता है कलर में, लाल होता है, रेड होता है। अब चूंकि ब्लड आर्टरीज में भी प्रेजेंट होता है और वेन्स में भी प्रेजेंट होता है, तो अब इन दोनों में कलर का डिफरेंस होगा, क्योंकि एक जगह पे ब्लड ऐसा प्रेजेंट है जिसमें ऑक्सीजन है और एक जगह ब्लड ऐसा प्रेजेंट है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वहां पे भी कलर में डिफरेंस, क्योंकि कलर जो बन रहा है ना वो ऑक्सीजन के रिएक्शन के फलस्वरूप ही बन रहा है। ऑक्सीजन जो रिएक्ट कर रहा है ब्लड से उसी के फलस्वरूप बन रहा है। तो आर्टरीज ब्लड इज स्कारलेट रेड, स्कारलेट रेड कलर की होती है आर्टरीज में जो ब्लड होती है, बिकॉज इट कंटेन्स मोर ऑक्सीजन। क्योंकि आर्टरीज वाली ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन भर भर के होती है। आर्टरीज वो ब्लड होता है जब ऑक्सीजन मिल जाती है फेफड़ों में और हार्ट पंप करता है पूरे शरीर के लिए ब्लड, वो आर्टरीज वाला ब्लड होता है। और वेन्स में जब वो वापस आ रहा होता है,
फिल्टर होते हैं किससे? किडनी से। एंड वीनस ब्लड इज पर्पल रेड, ये हल्का सा पर्पल रेड कलर का होता है बिकॉज ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है और 4% ही ऑक्सीजन होती है। 21% ऑक्सीजन का इंटेक हम करते हैं, जिसमें से 4% वहीं रुक जाती है और 17% वापस हो जाती है। और वापस जब ब्लड आता है जो 4% ऑक्सीजन पूरे शरीर में बांट के, तो फिर 4% वो ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड आती है, जिसको हम फेफड़ों में फिर छोड़ देते हैं और फिर वो बाहर निकल जाता है श्वसन की फलस्वरूप। समझ गए? फिर वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है? तो एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल एडल्ट इन 5 लीटर, 5 to 6 लीटर होता है। इन अ न्यूबॉर्न बेबी, एक कोई अगर तुरंत का जन्मा हुआ बच्चा है तो उसमें ब्लड अलग होगा, उसमें थोड़ी 5 से 6 लीटर। न्यूबॉर्न बेबी में कितना होता है? तो वॉल्यूम इज 450 ml, 450 ml, आधा लीटर से थोड़ा कम। 450 से 500 ml ब्लड जो होता है वो न्यूबॉर्न बेबी में होता है। उसके वेट के ऊपर डिपेंड करता है बच्चे का वजन कितना है, ये न्यूबॉर्न बेबी में होता है। इट इंक्रीजेस ड्यूरिंग ग्रोथ एंड रीचेस 5 लीटर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, वो धीरे धीरे बढ़ता है बच्चे के विकास के साथ। जो ब्लड जो होता है शरीर में, जो 450 ml से जो 5 लीटर तक होता है, वो बच्चे के विकास के साथ बढ़ता जाता है। लेकिन इन फीमेल्स इट इज स्लाइटली लेस, मेल्स की अकॉर्डिंग फीमेल्स में ब्लड जो होता है वो थोड़ा कम होता है। अगर एक फीमेल की बॉडी को पकड़ दो उतना ही वेट की, और एक मेल की बॉडी को पकड़ दो उतने ही वेट की, तो उसमें लगभग आधा लीटर ब्लड जो होता है वो कम होता है। तो इट इज स्लाइटली लेस एंड इज अबाउट 4.5 लीटर, मतलब यदि एक मेल में 5 लीटर होगा तो फीमेल में 4.5 लीटर होगा। इट इज अबाउट 8% ऑफ बॉडी वेट इन अ नॉर्मल यंग अडल्ट, जो कि 7 से 8% एक अडल्ट बॉडी में ब्लड होता है। समझ आ रही बात? नेक्स्ट करो। फिर हम बात देखेंगे रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ पीएच कैसा होता है। तो ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन, एल्कलाइन होता है इसका रिएक्शन, एल्कलाइन एंड पीएच इन नॉर्मल कंडीशन इज 7.4, ये ब्लड का पीएच होता है। एल्कलाइन होता है ब्लड, मतलब अगर आप ब्लड को चख के देखोगे तो कोई ज्यादा टेस्ट नहीं आएगा, एल्कलाइन टेस्ट होता है, रद्दी सा टेस्ट होता है ब्लड का, एल्कलाइन टेस्ट। और पीएच इसका 7.4 होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखोगे तो इसमें 3 तरीके की अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी बताई है। एक होल ब्लड की, तो जो अगर आप देखोगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ होल ब्लड है टोटल ब्लड, तो उसकी होती है 1.0522 1.061। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी पेपरों में, स्पेसिफिक ग्रेविटी से रिलेटेड बहुत पूछे जा चुके हैं। जितने भी नर्सिंग के, फार्मेसी के, आपके एक्सरे के, लैब टेक्नीशियन के जितने पेपर होंगे ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि ब्लड तो सबको पता होना चाहिए। अगर आपको अपने शरीर के तरल पदार्थ के बारे में नहीं पता तो क्या पता। तो इसकी जो नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1.052 1.061। लेकिन यदि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी जाए सिर्फ ब्लड सेल्स की, तो वो चेंज हो जाती है 1.092 1.01 ये सिर्फ ब्लड सेल्स की होती है। अब चूंकि इसमें प्लाज्मा भी है तो फिर ग्रेविटी ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा की जो ग्रेविटी होती है वो भी चेंज हो जाती है 1.022 1.026। ये प्लाज्मा, प्लाज्मा वो पार्ट है, वो पीला सा पदार्थ, जो तरल पदार्थ जो ब्लड में मिक्स होता है, जिसमें एंटीबॉडीज तैरती रहती है। एंटीबॉडीज जो होती है शरीर में वो तैरती रहती है, वो प्लाज्मा में तैरती है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्कोसिटी ब्लड की, ब्लड इज 5 टाइम मोर विस्कस देन वाटर, 5 गुना ज्यादा विस्कोसिटी ज्यादा होती है इसकी ब्लड की पानी की अपेक्षा। थोड़ा सा गाढ़ा तरल पदार्थ समझ सकते हैं, 5 टाइम ज्यादा विस्कस होता है ब्लड। समझ आई बात? उसकी कंसिस्टेंसी, सघनता समझते हो, वो 5 टाइम ज्यादा होती है किससे? वाटर से, पानी से। अगर पानी और ब्लड को कंपेयर किया जाए विस्कोसिटी की
इट इज मेनली ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की वजह से उनकी बहुत ज्यादा मात्रा ब्लड में प्रेजेंट होती है और प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। दो तरल पदार्थों की वजह से उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है ब्लड की। समझ आएगा? सघनता, सघनता समझते हो? ब्लड की सघनता, गाढ़ापन, तो वो 5 गुना ज्यादा होती है। किससे? वाटर से। समझ गए? और वो उसका कारण कि ये इतना इतना सघन क्यों होता है, तो क्योंकि उसमें रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन, तो उसकी वजह से उसका विस्कस बढ़ जाता है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। पता है ना? सघनता, सघनता, गाढ़ापन, एक तरीके से कितना उसमें गाढ़ापन आ रहा है, तो ये होता है कि पानी से 5 गुना ज्यादा विस्कोसिटी होती है। समझ गए? चलो नेक्स्ट करो। फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड के फंक्शन क्या क्या है, क्या क्या काम कर रहा है, सब चीजें हो गई, बोले ब्लड काम क्या क्या कर रहा है। सबसे पहले न्यूट्रिएटिव फंक्शन, ये न्यूट्रिएंट्स को इधर उधर ले जाने का काम करता है, मेन फंक्शन है। रेस्पिरेटरी फंक्शन, श्वसन में मदद करता है ब्लड, क्योंकि रेस्पिरेटरी का ही पूरा काम है, जब सांस लेंगे ऑक्सीजन जाएगी तभी तो ब्लड का रिएक्शन होगा, तो ये भी इसका मेन फंक्शन है। इसके बाद एक्सक्रीटरी फंक्शन, शरीर से तरल, शरीर में जितनी गंदगी है, जितनी भी गंदगी शरीर में वेस्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालने का भी काम ब्लड करता है, मूत्र के माध्यम से सबको ब्लैडर में लाकर रख देता है, यूरिन जब रिलीज होता है तो सारी गंदगी निकल जाती है, ये भी ब्लड का काम है। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम, जितने भी ग्लैंड्स हैं, चाहे आपकी एंडोक्राइन हो, एक्सोक्राइन हो, मिक्स्ड हो, जितने भी वो एंजाइम या हार्मोन्स निकाल रही हैं, उन सभी को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है? ब्लड। जो भी ग्लैंड कोई सा भी हार्मोन्स अगर रिलीज करेगी वो जाकर ब्लड में मिलेगा, और ब्लड में अगर उसकी मात्रा बढ़ेगी तो हम जब ब्लड की टेस्टिंग करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। और जब ब्लड में किसी हार्मोन्स की मात्रा बढ़ेगी और उसकी मात्रा को बैलेंस रखने के लिए ब्लड किडनी के पास जाएगा, और किडनी फिल्टर करेगी तो वो उसको पटक देगी यूरिन, और यूरिन में उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। क्योंकि हार्मोन्स को किडनी नहीं फिल्टर करती है, किडनी को लगता है हार्मोन शरीर में जरूरी है, तो किडनी का काम होता है फिल्टर करना, और जितनी भी अच्छी चीजें उनको वापस ब्लड में दे देना, तो किडनी हार्मोन्स वापस दे देती है ब्लड में, और जो तरल पदार्थ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको किडनी निकाल देती है बाहर। लेकिन हार्मोन्स को किडनी क्या करती है? वापस रिटर्न कर देती है ब्लड में, तो ब्लड में हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती जाती है। फिर वो ब्लड से ही पता चलता है कि उसमें कितनी मात्रा बढ़ी हुई है और कौन सा हार्मोन्स है। जैसे मान लो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बॉडी में बढ़ गया तो पता चला थायराइड जो ग्लैंड थी उसने बहुत ज्यादा मात्रा में टीएसएच निकाला। थायराइड हो जाती है ना, किसी को थायराइड बढ़ जाती है, थायराइड बहुत ज्यादा मात्रा में स्टिमुलेट हो जाता है। इसके बाद रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, पानी का बैलेंस बना के रखती है ब्लड। ब्लड में पानी मिक्स होता जाता है, अगर ज्यादा हो जाता है तो किडनी के पास जाता है, फिल्टर करके पानी बाहर फेंक देता है, और जितनी जरूरत होती है उतना लेता है, बाकी फिल्टर कर देता है। रेगुलेशन ऑफ एसिड और बेस बैलेंस, शरीर में एसिड बेस जो बैलेंस बनाने का जो काम होता है, शरीर में एसिड ना बढ़ जाए, शरीर एकदम बेस ना हो जाए, इसको भी ब्लड ही मेंटेन करके रखता है। अगर एसिड बढ़ जाते तो उनको बाहर निकालने का काम करता है फिल्टर के माध्यम से। ब्लड एक तरीके का ऐसा सिस्टम है, ब्लड एक ऐसा व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, जितनी भी उटपटांग तरीके की हरकतें हो रही है उन सब के लिए जिम्मेवार ब्लड है। हम देखेंगे सबसे आगे वही आ जाता है, हम करेंगे ठीक, हम करेंगे सही, तो ये ब्लड काम करता है। इसके बाद रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान को मेंटेन करने का काम करता है ब्लड शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। ब्लड बहुत ज्यादा मात्रा में तेजी से फ्लो होने लगेगा तो ब्लड देखना कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, गर्म होती जाएगी, और ब्लड स्लो हो जाएगा तो बॉडी ठंडी पड़ने लगेगी। जब इंसान बढ़ जाता है ब्लड का फ्लो हो जाता है तो देखना बॉडी कैसी होने लगती है, ठंडी पड़ने लगती है। समझे? तो ब्लड बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। इसके बाद स्टोरेज फंक्शन, स्टोरेज कोई भी चीज को स्टोर करके रखना होता है तो वो भी ब्लड ही काम करता है। जैसे किसी भी मिनरल्स को स्टोर करके रखना, जितनी जरूरत है दे दी, बाकी जितना बचा हुआ है उनको स्टोर करके रखा कि जब आगे जरूरत पड़ेगी हम तब दे देंगे। ऐसा नहीं कि एक बार में ही पूरा कोड़े दिया कि ये लो, चाहिए हो तो ले लो, नहीं चाहिए हो तो भेज दो, तो उसको भी मेंटेन करने का काम कौन करता है? ब्लड। इसके अलावा डिफेंसिव फंक्शन,
डिफेंस के तरीके से भी काम करता है ब्लड। कोई भी शरीर में बाहरी फॉरेन पार्टिकल्स, वायरस, बैक्टीरिया, फलाना ढिमकाना जो भी घुस रहा शरीर में, उसको ब्लड आइडेंटिफाई, ब्लड की WBC आइडेंटिफाई कर रही है, उसको बीमारी खत्म करने का काम कर रही है। ये किसके द्वारा किया जा रहा है? ब्लड। तो इतने सारे फंक्शन है, ये 9 फंक्शन होते हैं ब्लड के, इनको डिस्क्राइब करेंगे। चलो नेक्स्ट करो। न्यूट्रिटिव फंक्शन। न्यूट्रिटिव सबस्टेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स और विटामिन्स, ये क्या करता है? डिराइव फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड एंड एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड कैरीड बाय ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अब कोई भी आपने कोई भी चीज खाई जिसमें क्या था? प्रोटीन था, जिसमें अमीनो एसिड, प्रोटीन था, प्रोटीन के फलस्वरूप अमीनो एसिड, विटामिन थे। अब वो डायरेक्ट ब्लड में तो चले नहीं जाएंगे, वो कहां जाएंगे? वो आपके कहां जाएंगे? जितने भी खनिज लवण थे वो सबसे पहले आपकी मुंह में, आहार नाल में, स्टमक में, छोटी आंत में। छोटी आंत में डाइजेशन होगा और डाइजेशन में जितने भी वो होंगे खनिज लवण, वो सब किसमें मिल जाएंगे? ब्लड में। तो डाइजेशन के फलस्वरूप जितने भी खनिज लवण बचते हैं, जितने भी खनिज लवण बनते हैं, तो फिर वो कहां जाते हैं? ब्लड में। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट मुंह से ही, जैसे सलाइवा है, सलाइवा से जितने भी मुंह से में जैसे हम चबाते हैं ना, उसके साथ मिक्स होता है तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। प्रोटीन है, प्रोटीन पहले जाता है पेट में, स्टमक में, स्टमक में उसका डाइजेशन बहुत माइनर से स्टार्ट होता है, फिर वो जाता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रोटीन पेप्टाइड, पेप्टोग्लाइकन और अमीनो एसिड में जाके कन्वर्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अमीनो एसिड जाके क्या हो जाता है? लास्ट स्टेप होता है। तो अमीनो एसिड को लेके घूमेगा शरीर में, जहां भी रैप्चर टिश्यू हो गए, जहां भी टूट फूट हो गई है, वहां पे रिपेयरिंग करने का काम। सीमेंट गिट्टी लेके घूमेगा ब्लड की, कहां टूट फूट हो गई, हमें यहाँ पे सीमेंट लगा दे, अमीनो एसिड मसाला, अमीनो एसिड। समझ आई बात? क्योंकि अमीनो एसिड वो है प्रोडक्ट जो है वो किससे बना हुआ? प्रोटीन से। और प्रोटीन का काम होता है रिपेयरिंग का, शरीर में रिपेयरिंग का काम प्रोटीन करता है। इसके बाद रेस्पिरेटरी फंक्शन में क्या काम करता है? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इज डन बाय द ब्लड। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई ऑफ लंग्स टू डिफरेंट टिश्यू, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोलाई। रेस्पिरेशन का काम करता है ब्लड। लंग्स में, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन को लेता है और पूरे शरीर में फैलाता है और वापस लाके एल्वियोलाई में ही कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड से एल्वियोलाई बाहर निकल जाती है। ये रेस्पिरेटरी में काम करता है। नेक्स्ट करो। एक्सक्रीटरी फंक्शन क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द टिश्यू ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक activities are removed by blood and carried to the excretory organs like kidney, skin, liver and from excretion। शरीर में जितने भी ऐसी गतिविधियां चल रही हैं उनके फलस्वरूप कोई ना कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी के फलस्वरूप कोई ना कोई वेस्ट शरीर में बन रहा है। तो उनको 2-3 माध्यमों से, स्किन के माध्यम से पसीने के रूप में बाहर फेंकेंगे, यूरिन के माध्यम से किडनी के द्वारा बाहर फेंकेंगे, या फिर किसी भी और तरीके से लीवर के माध्यम से, किसी और अन्य ऑर्गन के माध्यम से जो भी वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ब्लड है। समझ आई बात? तो इस तरीके से ये एक्सक्रीटरी फंक्शन का भी काम कर रहा है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम, शरीर में जितने भी ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स और एंजाइम निकल रहे हैं, हार्मोन्स व्हिच आर सेक्रेटेड बाय डक्टलेस यानी एंडोक्राइन। अब ग्लैंड पता है 3 तरीके की होती है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड। एंडोक्राइन जिनमें डक्ट नहीं होती, डक्ट मतलब जो शरीर के बाहर तक आ रही है, वो डक्टलेस होती है, हार्मोन्स निकालती है। वो हार्मोन शरीर से बाहर नहीं आते, लेकिन एंजाइम शरीर से बाहर आते। जो पसीना होता है एंजाइम ही तो होता है, एंजाइम ही तो होते हैं। तो अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड। द ब्लड ट्रांसपोर्ट दीज हार्मोन्स टू देयर टारगेट ऑर्गन्स टिश्यू। ब्लड आल्सो ट्रांसपोर्ट एंजाइम। जो भी एंजाइम शरीर से निकल रहे थे वो सीधा ग्लैंड पटक देती है किसमें? ब्लड में। और ब्लड को फिक्स होता है कि किस ऑर्गन तक ये चीज हमें पहुंचानी है, ब्लड उसको पहुंचा देगा उस ऑर्गन तक। समझ गए बात? तो इस तरीके से ये हार्मोन्स को, एंजाइम्स का ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कौन कर रहा है? ब्लड। नेक्स्ट करो बेटा। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस।
पानी के बैलेंस का भी काम कर रहा है। वाटर कंटेंट्स ऑफ द ब्लड इज फ्रीली इंटरचेंजेबल विद इंटेस्टाइन फ्लूइड, दिस हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ बॉडी। कभी भी शरीर में वाटर की मात्रा बढ़ जाती है तो फिर उसको ब्लड में मिक्स होता है वाटर की मात्रा बढ़ी, वाटर जाएगा किडनी, ब्लड जाएगा किडनी के पास, तो किडनी देख लेगी कि पानी ज्यादा है तो फिर वो यूरिन के माध्यम से वाटर को रिलीज कर देगी। अगर किडनी वाटर को रिलीज ना करे तो शरीर में वाटर पानी बढ़ता जाएगा और फिर एकदम गुब्बारे की तरह घूम जाएगा, क्योंकि पानी बढ़ गया है इतना ज्यादा। तो वाटर के बैलेंस को भी मेंटेन, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, एसिड और बेस के बैलेंस को भी मेंटेन करने का काम करता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ बफर एंड हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। शरीर में एसिड और बेस की मात्रा ना बढ़े ना घटे, इसके मेंटेनेंस, इसका बैलेंस का भी काम ब्लड करता है। इसके बाद रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। शरीर का तापमान एक जैसा बना है, ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा, आप देखोगे एक्सरसाइज के दौरान आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी, पसीना निकलने लगेगा, क्योंकि उसमें ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो गया है। और जब सोओगे तो आराम से मतलब रिलैक्स बैठोगे तो फिर बॉडी नॉर्मल रहेगी, क्योंकि उसमें ब्लड नॉर्मली फ्लो हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ द हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लड, इट इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग द thermoregulatory mechanism in the body, the balance between heat loss and heat gain in the body, बैलेंस बना के रखता है तापमान बढ़ाने में और तापमान घटाने में ब्लड। नेक्स्ट स्टोरेज फंक्शन, वाटर ब्लड क्या करता है, अलग अलग चीजों को स्टोर करके रखने का काम करता है। वाटर एंड सम इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन, ग्लूकोज, सोडियम एंड पोटेशियम आर कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड बाय टिश्यू, क्योंकि इनकी जरूरत हमेशा रहती है शरीर में। अब शरीर में कभी भी इनकी जरूरत पड़ेगी वहां हाथ फैला के बैठ जाएंगे कि है ही नहीं, तो ब्लड हमेशा क्या करता है, उसको स्टोर भी करके रखता है। जैसी जरूरत पड़ी तुरंत दे दिया। उन्होंने कहा कि ये सामान है, प्रोटीन है, तो बोले ये है, बोले विटामिन है, बोले ये है, तुरंत जिम में से तुरंत निकाल के ब्लड में दे दिया, ये लो ये है, तुरंत पकड़ो। तो इस तरीके से वो उनकी जरूरतों को पूरा करता है, अपने पास स्टोर कर। ब्लड सर्व्स एज अ रेडीमेड सोर्स for these substances, and these substances are taken from blood during the condition like starvation, fluid loss। कभी भी ऐसी कंडीशन बन जाएगी तो कटपट लग जाए जिसमें ब्लड लॉस बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए, तो तुरंत तो जितनी ज्यादा मात्रा में उसकी पूर्ति कर सके। तो इलेक्ट्रोलाइट लॉस, कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए तो ब्लड के पास उतना स्टोरेज रहे कि वो जरूरत पड़ने पर उसको दे सके, उसको पूर्ति कर सके। इसके बाद डिफेंसिव फंक्शन का भी काम करता है। डिफेंस मतलब लड़ना, कोई भी उठपटांग। ब्लड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस ऑफ द बॉडी। द व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद रक्त कणिका, आर रिस्पांसिबल फॉर द फंक्शन। इस फंक्शन के लिए डब्ल्यूबीसी जिम्मेदार होती है। डब्ल्यूबीसी की और 4 तरीके की वैरायटी अलग होती है जिसमें अलग अलग काम करती है। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, यूसोफिल, अलग अलग तरीके की सेल्स होती है। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट इन गल्फ। अब ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट क्या करती है, ये बैक्टीरिया को खाकर खत्म करने का काम करती है, पहचानती है, मारती है, खाती है, खत्म कर देती है। इन गल्फ द बैक्टीरिया बाय फेगोसाइटोसिस, उसकी प्रक्रिया को फेगोसाइटोसिस बोला जाता है। जो ये प्रोसेस चल रही है ना दोनों के बीच में, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स के बीच में। लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्वड इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी। अब शरीर की इम्यूनिटी को बना के रखने का काम है। इम्यूनिटी क्या होती है, शरीर में कोई भी बाहरी पार्टिकल शरीर में एंटर करे उसको तुरंत उसके खिलाफ खड़े हो जाना, ये इम्यूनिटी सिस्टम कहलाता है। यूसोफिल आर रिस्पांसिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, डिसइंटीग्रेशन एंड रिमूवल ऑफ फॉरेन प्रोटीन्स। शरीर में कोई भी बाहरी तत्व ऐसा एंटर हो जाए उसके खिलाफ लड़ना, उसको खत्म करना, उसको मारना, उसको बाहर भगाना, या तो उसको खा के खत्म कर दे, उसको मार दे, या फिर उसको लड़के बाहर भगाना। तो ये काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। इसके लिए भी ब्लड जिम्मेदार है, क्योंकि ब्लड में ही प्रेजेंट होती है डब्ल्यूबीसी, ब्लड का ही पार्ट है डब्ल्यूबीसी, है ना। नेक्स्ट करो। तो इस तरीके से हमारा जो ब्लड का पूरा इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो गया।
इतने ब्लड के फंक्शन होते हैं, ब्लड के क्या क्या उनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, कौन कौन सी सेल होती है, क्या क्या ब्लड काम कर रहा है, ब्लड के इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होते हैं, ब्लड का वेट, ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी, चाहे ब्लड की नॉर्मल क्वांटिटी, तो इन सब के बारे में देख लिया। इस तरीके से ये ब्लड के बारे में सबको पता होना चाहिए, इवन जो नॉर्मल इंसान है ना उसको भी पता होना चाहिए अपने शरीर के ब्लड के बारे में कि किस तरीके से ब्लड शरीर में काम कर रहा है। क्योंकि कभी कभी जो साइड इफेक्ट घटनाएं घटेगी वो तो सबके साथ घटेगी, तो नॉर्मली है सबके साथ ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, अब इंसान को पता तो होना चाहिए ब्लड प्रेशर किस कंडीशन में बढ़ जा रहा है, इंसान को भी तो पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन में हम क्या क्या इंस्टेंट तरीके से क्या क्या रेमेडीज यूज कर सकते हैं। ये सब छोटी मोटी चीजें तब इंसान अपने दिमाग में रख सकता है जब उससे रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो। तो कोई भी टॉपिक आप अगर पढ़ते हो ना तो उससे रिलेटेड बेसिक जो एकदम तुच्छ टॉपिक हो, तुच्छ कॉन्सेप्ट होंगे, वो आप सबसे पहले क्लियर करें। बाकी की भारी जो चीजें हैं वो छोड़ दो, वो बाद में हो जाएंगी, वो हम उसको बाद में समझ लेंगे, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी टॉपिक।